हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो का विषय है घटना चक्र समाजशास्त्र। और घटना चक्र समाजशास्त्र में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जीआईसी लेक्चरर, पीजीटी इन सब एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उसको हम इसमें कवर कर रहे हैं। और भी घटना चक्र में जो भी क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम्स में, दूसरे एग्ज़ाम्स में आए हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जीआरएफ, इन सब का जब चूँकि सिलेबस एक जैसा ही है तो उससे आधारित जो भी प्रश्न हैं आपके विषय में, उससे अलग कुछ भी नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। क्वेश्चंस कहीं से भी आए, टॉपिक्स लगभग सबका समान रहता है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पिछले वीडियो में इमाइल दुर्खीम से पहले जो भी थिंकर्स हैं उनको कवर किया गया है, जैसे कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर। तो उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे पिछले वीडियो का जो भी है लिंक उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है इमाइल दुर्खीम पर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला है, प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कॉन्ट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है। तो इसमें कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में दुर्खीम को माना जाता है, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक हैं तथा उनके प्रत्यक्षवाद के विचारों ने सामाजिक चिंतन को एक नई दिशा प्रदान की थी। उसी तरह से दुर्खीम ने क्या कहा है, प्रत्यक्षवाद में ही सामाजिक तत्व को उन्होंने इजाद किया कि समाजशास्त्र में जिस तरह से चीज़ें प्रत्यक्षवाद साइंस की तरह ही हैं, उसी तरह इन्होंने भी वैज्ञानिक धरातल देने की कोशिश की। और दुर्खीम ने 1858 से 1917 ईस्वी में समाजशास्त्र को वैज्ञानिक धरातल पर दृढ़ करने में विशेष भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने अधिक बल दिया है। तो अभी बताया मैंने कि इमाइल दुर्खीम ने बल दिया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कई बार पूछा जा चुका है। इसमें 2 बार का जो भी जिक्र है, जीआईसी परीक्षा 2015 और पीजीटी परीक्षा 2016। हालांकि अन्य एग्जाम्स में भी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें दुर्खीम से रिलेटेड क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से सामाजिक तथ्य से पूछा ही जाता है। तो उसमें फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे इमाइल दुर्खीम। इनके अनुसार सामाजिक संरचना एवं प्रकार के बीच एक संबंध होता है, मतलब आपस में एक दूसरे पे आश्रित संबंध होता है। और सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक तथ्यों से होता है। प्रत्येक सामाजिक तथ्य का सामाजिक संरचना के लिए एक निश्चित प्रकार होता है। यानी जो सामाजिक तथ्यों में चीज़ें वर्णित है, तो समाज में कोई भी सदस्य आए या सदस्य जो बनता है, नया सदस्य हो या पुराना हो, वो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली उस चीज़ों को वो उसी तरह से जीना शुरू करता है। उसको सही मामले में सामाजिक तथ्य का तब पता चलता है जब उससे कहीं ना कहीं विसंगति उत्पन्न होती है या अतिरेक होता है, कहीं दूर जाता है, तब उसको इसका भान होता है कि हम सामाजिक तथ्यों के द्वारा ही अपने जीवन के हर आयाम को जीते हैं। तो इसी को उन्होंने कहा है कि एक निश्चित प्रकार होता है, प्रकारों के आधार पर ही सामाजिक तथ्य एक दूसरे से मिलकर एक विशेष सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। प्राचीन सामाजिक संरचना में सामाजिक तथ्यों के बीच का संबंध मशीन की पुर्जों की भांति था, जिसे उन्होंने सहज एकता या यांत्रिक एकता कहा है। मैकेनिकल सॉलिडरिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जो पहले का जो समाज था, सरल समाज, जैसे कृषि का अगर काम है, रोजगार है, तो सभी को लगभग समान तरीके से एक ही तरह के ढांचे में वो लोग ढले हुए थे। सब कुछ एक जैसी जीवन शैली, एक जैसा उनका रोजगार और एक जैसी जो भी बातचीत का आधार, वो भी यानी वैचारिक स्तर और सामाजिक स्तर लगभग सभी का एक जैसा ही था। और आज के डेट में अगर हम देखें तो काफ़ी विविधतापूर्ण समाज हो चुका है। तो इसीलिए उसको उन्होंने ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी कहा है, आधुनिक समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है। तो इसका सही आंसर है बी, दुर्खीम। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के 2 प्रकार बताए हैं, एक तो नॉर्मल और एक पैथोलॉजिकल, व्याधिकीय। सामान्य सामाजिक तथ्यों में वे तथ्य आते हैं जो सामाजिक जीवन को संगठित करते हैं, और जबकि व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों में सामाजिक जीवन को विघटित करने वाले तथ्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया। तो इसका सही आंसर है इमाइल दुर्खीम। इन्होंने ही डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस के विभिन्न विद्यालयों में दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। और बाद में उन्होंने प्रसिद्ध प्रायोगिक मनोचिकित्सक विलेम उंट नाम था के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष जर्मनी में इन्होंने बिताया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक समैक्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसका सही आंसर भी सी है, दुर्खीम। यांत्रिक समैक्य, या ये टर्म याद रखिएगा, यांत्रिक समैक्य का सिद्धांत अगर पूछा जाता है तो उसका सही आंसर होगा दुर्खीम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपनी पहली पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका ये है, दुर्खीम की बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्खीम ने समाज के आदिम से आधुनिक तक के उद्विकास की प्रक्रिया के विश्लेषण की अपनी विधि को स्पष्ट किया है। उन्होंने समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि दुर्खीम के अनुसार समाज का वर्गीकरण किस आधार पर है, तो उसमें कई ऑप्शंस में दिया जा सकता है कि किसका आधार पर है, तो सामाजिक एकता की प्रकृति, ये याद रखिएगा, जो उस समाज में विद्यमान थी। उन्होंने तर्क दिया कि जहां आदिम समाज का संगठन यांत्रिक एकता पर आधारित था, वहीं आधुनिक समाज का आधार क्या था? सावयव एकता, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी पर आधारित है। यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है तथा यह कम जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है, यानी जनसंख्या भी एक आधार बनता है दुर्खीम के हिसाब से। यह विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबित समूह हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत एक जैसे क्रियाकलापों तथा प्रकारों में लिप्त रहता है। चूंकि व्यक्तियों की एकता अथवा आपसी बंधन समरूपता तथा व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, अतः इस प्रकार के समाज किसी प्रकार की विषमता के प्रति सहिष्णु नहीं होते हैं तथा समाज के किसी प्रकार की मानदंड की अवहेलना करने पर कठोर दंड दिया जा सकता है। यानी जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी वाला समाज होता है वहाँ पे दंड का स्वरूप कैसा होगा? कठोर होगा। वहीं पे आज के आधुनिक समाज में ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में क्या है? कानून थोड़ा लचीला है, यानी यांत्रिक एकता पर आधारित जो समाज होते हैं वहाँ का कानून कहा जाएगा दमनकारी होते हैं और सामाजिक मान्यताओं से विचलन को रोका जा सके इसलिए ऐसे किए जाते हैं, क्योंकि सभी की लगभग स्तर जो होती है वो समान होता है, सामाजिक स्तर हर तरह से रहन सहन। तो और चूँकि पहले जनसंख्या कम होती थी तो कोई भी लोग विचलित ज़्यादा ना हो उस जनसंख्या में से, तो इस वजह से कोशिश की जाती थी कि समाज में जो अपराध की दर है वो बढ़ने ना पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यक्ति तथा समाज आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करते थे, जुड़े रहते थे और इसकी आशंका रहती थी कि आचरण की मान्यताओं के भंग होने से समाज बिखर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने यांत्रिक एकता और सावयव एकता में भेद किया है? थोड़ा सा ब्लर है, यहाँ पे है भेद किया है, ठीक है। इसके ऑप्शंस में सारे पढ़ लेती हूँ। एक ए जो है ऑगस्ट कॉम्ट है ऑप्शन में, ऑगस्ट कॉम्ट। बी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे इमाइल दुर्खीम। आंसर तो आपको अभी तक पता ही चल चुका होगा, लेकिन क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट में साफ नहीं है, सारे ऑप्शंस पढ़ दूँ। सी ऑप्शन है एच स्पेंसर और डी है आपका जीमेल, जी सीमेल, सीमेल को जीमेल भी बुलाते हैं। तो ऑप्शन क्या है? बी जो है वो सही ऑप्शन है, इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक एवं सावयव एकता का विवेचन किसने किया है? इमाइल दुर्खीम। सेम क्वेश्चन, एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? इमाइल दुर्खीम ने किया है। समाज ही वास्तविक देवता है, किसने कहा? इंपॉर्टेंट कथन है, समाज ही वास्तविक देवता है, ये इमाइल दुर्खीम ने कहा है, क्योंकि वो हर चीज़ को क्या कहते हैं कि समाज के सामाजिक तत्व में देखते हैं कि हर समाज का जो स्वरूप निश्चित कर दिया गया है उसी के आधार पर कोई भी सदस्य और व्यक्ति आता है चला जाता है, लेकिन जो समाज का हमारा स्वरूप होता है, किसी भी समाज का, प्राचीन समाज हो या आधुनिक समाज, एक जो ढांचा, एक स्वरूप, एक सामाजिक तत्व जो प्रचलन में आ चुका है उसकी बाध्यता हमेशा बरकरार रहती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ में धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति, प्रभाव आदि की विस्तृत विवेचना की है। उसने समाज को ही देवता माना और कहा कि धर्म सामूहिक चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। धर्म क्या है? उन्होंने धर्म को क्या माना है? सामूहिक चेतना। यहाँ से एक प्रश्न, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आदिम मानव
इतना बुद्धिमान नहीं था कि वह प्राकृतिक और अलौकिक घटनाओं को उसी रूप में समझ पाता जिस रूप में इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने समझा है। धर्म कोई इतनी सरल वस्तु भी नहीं है कि उसे प्रतिध्वनि, परछाई, स्वप्न व मृत्यु आदि अनुभवों के आधार पर ही समझा जा सके। धर्म का वास्तविक आधार जो स्वयं समाज है, इसलिए ही वह लिखते हैं कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है। धर्म समाज की अवहेलना नहीं कर सकता, वह तो समाज की प्रतिमा है, अतः वास्तविक देवता तो स्वयं समाज ही है, ऐसा दुर्खीम का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? तो जाहिर सी बात है, अभी डिस्क्रिप्शन में आपने समझ लिया होगा कि दुर्खीम ने कहा है। ये पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह किसका कथन है? इसकी व्याख्या दी गई है, इसका सटीक आंसर कुछ नहीं दिया गया है। समाजशास्त्री से संबंध नहीं रखता है, मतलब जो कथन है वो किसी समाजशास्त्री से संबंधित नहीं है। और इसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस प्रश्न को पूछा था और इसमें संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का मूल्यांकन से इसको बाहर कर दिया गया था। यानी इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको उसका भी सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया है? तो इसका आंसर है दुर्खीम। दुर्खीम का मत था कि प्राचीन समाज में श्रम विभाजन स्पष्ट नहीं था और समाज सरल था, सामाजिक आवश्यकताएं भी कम थी, इससे समाज के अंगों के कार्य भी सीमित थे। जैसे जैसे जनसंख्या एवं हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, वैसे वैसे श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण की भी आवश्यकता बढ़ने लगी। इससे समाज के अंगों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किसने किया है? तो इसका सही आंसर है इमाइल दुर्खीम ने किया है। श्रम विभाजन एक प्रकार का आर्थिक सहयोग है, इसकी उत्पत्ति समाज द्वारा निर्धारित होती है। इमाइल दुर्खीम इसे सामाजिक तथ्य कहते हैं। दुर्खीम ने आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किया है। इनके लिए एकता समाज का नैतिक बल है तथा यह सहयोग और एक तरह समाज के प्रकारों को समझने के लिए बुनियादी अवयव है। श्रम विभाजन समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। श्रम विभाजन एक ही समय में जहां प्रकृति का नियम है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य व्यवहार का नैतिक नियम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर है दुर्खीम ने की थी। समाज द्वारा मान्य उन विचारों, धारणाओं, भावनाओं तथा प्रतीकों को सामूहिक प्रतिनिधान की संज्ञा दी जाती है जो सामूहिक रूप से समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें समाज के सदस्य आदर की दृष्टि से देखते हैं। इनका निर्माण सामाजिक अंतर्क्रियाओं के दौरान या व्यक्तिगत चेतना के पारस्परिक प्रभावों के फलस्वरूप होता है। ये ही बाद में सामाजिक प्रतीकों के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये प्रतीक समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा मान्य होने के कारण सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले इन प्रतीकों के लिए ही दुर्खीम ने किसका प्रयोग किया है? इस टर्म का, सामूहिक प्रतिनिधान। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? सामूहिक प्रतिनिधान का सबसे सटीक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी? सेम क्वेश्चन, इसका आंसर आपको आई होप पता चल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रणेता? ये भी सेम क्वेश्चन, ये भी पीजीटी में पूछा गया है। इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी पीजीटी में 2016 में, ये 2003 में। दुर्खीम आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन, समाजीकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये भी सेम लगभग क्वेश्चन वही है पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ब्लर है थोड़ा। किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य, ये ध्यान रखिएगा कि जो परिप्रेक्ष्य होता है वहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। परिप्रेक्ष्य क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कौन से समाज वैज्ञानिक ने किस परिप्रेक्ष्य में अपनी थ्योरी दी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे आधारभूत जो मतलब धारणाएं हैं, अवधारणाएं, आधारभूत अवधारणाएं, मतलब समाजशास्त्र की जब न्यू पढ़ी तो न्यू में क्या है, समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास से रिलेट करके वहाँ पे जिन जिन समाजशास्त्रियों का योगदान रहा है उनको फाउंडिंग फादर में गिनते हैं, उनको फाउंडिंग फादर कहते हैं।
फिर उसके बाद से विकास का जो भी क्रम रहा है और उसमें जिनका भी योगदान आगे तक रहा है, फिर उसके बाद क्या हुआ है, परिप्रेक्ष्य को इन लोगों ने खुद नहीं स्वीकार किया है कि मेरा ये कहने का मतलब है या मैं इस परिप्रेक्ष्य से बिलोंग करता हूँ। परिप्रेक्ष्य उनकी अध्ययन पद्धति, उनके द्वारा दिए गए योगदान, उनका जो नज़रिया रहा है, जिस चश्मे से उन्होंने समाज को देखा है या उनके तत्कालीन परिस्थितियों में जिस तरह के उन्होंने अनुभव किए हैं, उस आधार पे जो भी उन्होंने समाजशास्त्र को अपना योगदान दिया है, उसके आधार पे बाद में जो क्रमबद्ध किया गया विषय वस्तु को, तो उसके आधार पर ही निर्धारित किया गया कि किन किन जो समाजशास्त्री शुरुआत से लेकर चले वो किन परिप्रेक्ष्यों में बात रखी गई है, ताकि आने वाले समय में और जो दूसरे अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता हैं उनको सहूलियत हो कि कौन से परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम किन समाजशास्त्रियों को पढ़ते हैं या रखते हैं। तो आधारभूत में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत सबसे पहले जो उनकी दी गई थ्योरी है उसमें देखने को मिलता है इमाइल दुर्खीम की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समाजशास्त्र में प्रकार की अवधारणा का प्रयोग 19वीं शताब्दी में ऑगस्ट कॉम तथा हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया, जिन्होंने मानव समाज तथा जैविकीय सायोगी कार्यप्रणाली में काफ़ी सादृश्यता देखी, किंतु इसे व्यवस्थित एवं एक वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में प्रयोग किए जाने का श्रेय इमाइल दुर्खीम को जाता है। दुर्खीम ने सावयिक सादृश्यता का सहारा लेते हुए इस अवधारणा का प्रयोग स्पेंसर से भिन्न रूप में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लिखा कि समाज स्वतः स्फूर्त है? इसका सही आंसर है इमाइल दुर्खीम ने लिखा है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की विशेषता के लिए सुई जेनेरस शब्द का प्रयोग किया है, यानी स्वतः स्फूर्त शब्द का प्रयोग किया है। उसका अभिप्राय क्या है कि सामाजिक तत्व जो होते हैं अपने में वो खुद ही नितांत, और नितांत उनका क्या होता है, बिल्कुल उनका जो स्वरूप होता है वो एक तरह से स्वतंत्र रूप से विद्यमान होता है। सामाजिक तत्व समाजशास्त्र के अध्ययन की उन्होंने एक विषय वस्तु के रूप में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खीम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया? तो इसका सही आंसर है अरुंटा। दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया। उनके अनुसार टोटमवाद धर्म का अति प्राचीन रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन वैज्ञानिक। ए ऑप्शन इसमें दिया गया था कलात्मक, बी दार्शनिक, सी वैज्ञानिक और डी साहित्यिक। तो ज़्यादातर इनकी थ्योरी में क्या कहा गया है, वैज्ञानिकता का आधार देने की कोशिश की गई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या मैं पढ़ देती हूँ, ये समझ में थोड़ा कम आएगा क्योंकि ब्लर है। समाज की वैज्ञानिक समझ जिसे दुर्खीम विकसित करना चाहते थे वह नैतिक तथ्यों की मान्यता पर आधारित थी। उन्होंने लिखा, नैतिक तथ्य अन्य तथ्यों की तरह घटित होते हैं। वे क्रिया के नियमों से बने हैं जो विशेष गुणों द्वारा पहचाने जाते हैं। उनका अवलोकन, वर्णन तथा वर्गीकरण किया जा सकता है और वे विशेष कानूनों के द्वारा समझाए जा सकते हैं। दुर्खीम के अनुसार नैतिक संहिताओं से सामाजिक परिस्थितियों की व्युत्पत्ति हो सकती है। इसने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के समान बना दिया तथा उनके यह बृहत उद्देश्य समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक संकाय के रूप में स्थापित करने के बहुत निकट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है? इसका ए ऑप्शन है राजनीतिक प्रक्रिया, बी है सामाजिक संरचना, सी आर्थिक संसाधन, डी दूसरे कर्ताओं के अभिकरण। तो इसका सही आंसर है बी सामाजिक संरचना। डिटेल में इसको देख लेते हैं। दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण सामाजिक संरचना के द्वारा निरुद्ध होता है। दुर्खीम को आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक और समाज वैज्ञानिक शब्दावली में दुनिया का पहला आधिकारिक समाजशास्त्री माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है। यह मत किस विद्वान का है? तो इसका सही आंसर है ए दुर्खीम। दुर्खीम के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास तथा कर्मकांडों की एक संगठित व्यवस्था है जो उन व्यक्तियों को एक एकल सामाजिक नैतिक समुदाय में बांधता है जो इसका अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का किसने प्रयोग किया है? इसका सही आंसर है दुर्खीम। दमनकारी किसके लिए? मैकेनिकल सॉलिडेरिटी वाले समाज के लिए, और प्रतिकारी कानून किसके लिए? जो आज का आधुनिक समाज है उसके लिए, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी वाले समाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
26 नंबर क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? तो इसका है क्षतिपूरक। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? इमाइल दुर्खीम ने की है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदर्श शून्यता या मानक शून्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं शताब्दी में फ्रांस के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक सहभागिता के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए किया था। उनके अनुसार ऐसी दशाएं जो मानव के विकास एवं सुख समृद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, उनका अभाव ही आदर्श शून्यता या मानक शून्यता की स्थिति का परिचायक है। यह माना जाता है कि मानवीय व्यवहार का नियंत्रण किन्हीं नियमों द्वारा होना चाहिए ताकि नियमों की एक सुचारू व्यवस्था का जन्म हो सके, व्यक्तियों के आपसी संबंध नैतिकता पर आधारित हों तथा जीवन में सुख प्राप्ति की स्पष्ट सीमाएं हों। ऐसी कोई स्थिति जो अस्पष्ट, टकराहटपूर्ण अथवा असामंजस्यकारी नियमाचारों को जन्म देती हो या जिसमें एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ नैतिकता पर आधारित संबंध न हो या जहां जीवन के सुखों को प्राप्त करने की कोई निर्धारित सीमाएं न हो, ये सभी स्थितियां आदर्श शून्यता या मानक शून्यता या एनॉमी की द्योतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य घटना है? मतलब इसको सामान्य घटना किसने माना है अपराध को? तो इमाइल दुर्खीम ने माना है। इनकी बुक है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैटर, उस बुक में ऐसी बात उन्होंने कही है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इस बुक में इन्होंने ये बात कही है। तो प्रत्येक समाज में अपराध सामान्य घटना है और यह कुछ हद तक प्रत्येक समाज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर है ए इमाइल दुर्खीम, बी ऑप्शन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की उत्पत्ति के सभी विद्यमान सिद्धांतों को उन्होंने निरस्त किया। उन्होंने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। दुर्खीम के अनुसार प्रत्येक धर्म में साधारण या लौकिक और पवित्र के रूप में वस्तुओं का विभाजन होता है। पवित्र वस्तुएं वे हैं जो विशेष और श्रेष्ठ के रूप में संरक्षित एवं पृथक रखी जाती हैं। साधारण वस्तुएं निषिद्ध होती हैं और पवित्र से दूर रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमाइल दुर्खीम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है? तो सही आंसर है इसका पवित्र और लौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन है, धर्म के अध्ययन में पवित्र, सैक्रेड और अपवित्र, प्रोफेन की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ये टर्म याद रखिएगा। सैक्रेड यानी पवित्र और प्रोफेन मतलब अपवित्र। हो सकता है मे बी सैक्रेड को देवनागरी लिपि में लिख के पूछ ले, प्रोफेन को भी देवनागरी लिपि में लिख के पूछ ले, तो इसलिए दोनों टर्म याद रखिएगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो इसका सही आंसर है इमाइल दुर्खीम। जो ब्लर है उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है? ये क्वेश्चन है 32 नंबर। इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, दूसरा है इमाइल दुर्खीम, तीसरा ऑप्शन है पीएस ओरिकिन और डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर है इमाइल दुर्खीम ने ही आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है। इसकी व्याख्या है, दुर्खीम ने अपनी कृति द सुसाइड में सर्वप्रथम आत्महत्याओं का व्यवस्थित रूप में अध्ययन कर यह प्रतिपादित किया कि आत्महत्याओं के प्रति मानव का विश्लेषण मात्र व्यक्तिगत मनोविज्ञान के आधार पर नहीं किया जा सकता है। आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, अतः इसके कारणों को सामाजिक तथ्यों में ही खोजा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर है इमाइल दुर्खीम ने प्रतिपादित किया। 34 नंबर क्वेश्चन, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है ए ऑप्शन सांस्कृतिक कारणों द्वारा, बी ऑप्शन शारीरिक कारणों द्वारा, सी ऑप्शन मनोवैज्ञानिक कारणों द्वारा और डी ऑप्शन है सामाजिक कारणों द्वारा। तो इसका सही आंसर है सामाजिक कारणों द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन, दुर्खीम के अनुसार निम्नांकित में से कौन आत्महत्या नहीं है? पहली अहमवादी आत्महत्या, दूसरा स्वाभाविक आत्महत्या, तीसरा परार्थवादी आत्महत्या और डी है विसंगति जन्य आत्महत्या। तो इसमें स्वाभाविक आत्महत्या जो है वो आत्महत्या नहीं है। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक
द सुसाइड में आत्महत्या की विवेचना, आदर्श शून्यता, नैतिक मूल्यों में गिरावट, असंतोष, आवश्यकताओं और साधनों में असंतुलन, समाज का नकारात्मक दबाव तथा सामाजिक विघटन के आधार पर किया है। उनका मत है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, इसलिए इसके कारणों की खोज क्या है, सामाजिक संरचना और संगठन में ही करनी चाहिए। उन्होंने आत्महत्या को समाज के नकारात्मक दबाव का फल माना है। दुर्खीम ने 3 प्रकार की आत्महत्या बताई थी: अहमवादी, इगोइस्टिक, परार्थवादी, अल्ट्रुइस्टिक तथा विसंगति जन या प्रतिमानहीनता एनोमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है। यह किसने कहा है? कथन है आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है। ये किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है दुर्खीम ने कहा है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? तो सही आंसर डी, इमाइल दुर्खीम को ही पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। इसकी व्याख्या है, इमाइल दुर्खीम पहले व्यावसायिक समाजशास्त्री थे। वह आधुनिक विश्वविद्यालय में अकादमिक क्षेत्र में व्यवस्थित समाजशास्त्र को स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने समाजशास्त्र का पहला अकादमिक जर्नल एल.एन.ए. सोशियोलॉजिकी, मतलब ये उसमें है फ्रांसीसी भाषा में, का संपादन भी किया। समाजशास्त्र में उनके व्यवस्थित अध्ययन पद्धति के विशेष योगदान देने के लिए उन्हें पहला अकादमिक समाजशास्त्री इसीलिए माना जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें से क्वेश्चन दुर्खीम से अगर रिलेट करके आते हैं तो आई होप बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैक्स वेबर पे आधारित जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको कवर करेंगे। और इसमें इतना ही। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।